नमस्कार दोस्तों, मैं हरकेश यादव। अब मैं छायावाद का जो अगला भाग है, अगला अंश लेकर के आया हूँ। छायावाद में नारी। मित्रों, अब देखिए, धीरे धीरे समय बदला, चीज़ें बदलती गई, नारियों का महत्व बढ़ता गया, प्रकृति के महत्व में थोड़ा सा ह्रास आया और चीज़ें आगे होती गई। तो अब इसमें ओवरऑल आप अगर देखेंगे तो नारियों के महत्व में काफ़ी सी वृद्धि हुई, उन्हें सम्मान मिलने लगा, उन्हें हर क्षेत्र में अवसर मिलने लगा। ये सब शिक्षा के माध्यम से या समय परिवर्तन के माध्यम से धीरे धीरे होता रहा। तो कविता में नारी संबंधी दृष्टिकोण में यह जो परिवर्तन हुआ, यह आकस्मिक नहीं है, इसमें समय लगा, ये सिक्वेंसली होता रहा, क्रमबद्ध तरीके से चलता रहा। ऐसा नहीं कि अचानक भूकंप की तरह से आया और नारियों को सम्मान मिलने लगा, चीज़ें ऐसी नहीं हैं। 19वीं सदी में जो सुधार आंदोलन आरंभ हुआ था, वह 20वीं सदी का प्रथम पाद समाप्त होते होते बहुत जोर पकड़ लिया। नारी शिक्षा में बड़ी तेजी से प्रगति हुई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1900 में शिक्षा ग्रहण करने वाली लड़कियों की संख्या लगभग 4 लाख थी। सोचिएगा, 1900 में शिक्षा ग्रहण करने वाली स्त्रियों की संख्या लगभग, लड़कियों की संख्या लगभग 4 लाख थी और 1925 में यह संख्या उसकी 3 गुना अर्थात 12,30,698 हो गई और 1935 तक जाते जाते 7 गुनी से भी ज़्यादा हो गई। यानी कि जब मधुशाला लिखी गई तब लड़कियों की शिक्षा में जो बढ़ोतरी होती रही वो बहुत ज़्यादा 7 गुना आगे बढ़ गई। जब टी.एस. इलियट यूरोप में द वेस्टलैंड लिख रहे थे, इधर आपका बच्चन जी लिख रहे थे, ठीक है, या तो देखेंगे चीज़ें मतलब एक तरह से क्या कहा जाए कि परिवर्तन मतलब अब अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। लड़कियों को काफ़ी बेहतर अवसर मिला। तो नई शिक्षा के द्वारा लड़कियों को नई दुनिया का ज्ञान हुआ और उनमें नए विचारों का अभ्युदय हुआ। इससे लड़कियों में स्त्री स्वतंत्रता का भाव भी पैदा हुआ। नई पीढ़ी की देखा देखी पुरानी पीढ़ी की महिलाओं में भी अनजाने ही नव जागरण के प्रति आकर्षण बढ़ता हुआ दिखाई दिया या बढ़ने लगा। लड़कियों ने अपनी माताओं और सासों के प्रति जकड़े हुए मन को थोड़ा सा ढीला कर दिया। इससे क्या था कि पहले देखेंगे आप, सास वगैरह अपनी पतोहू को, बहू को बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, उनसे मतलब उनको टॉर्चर करती थी। और फिर वही जब जो बहू अभी है, जब वो सास बनती थी तो वही देखी देखा वो भी करती थी, वो भी आने वाली पतोहू को परेशान करती थी। लेकिन जो नई लड़कियां आईं धीरे धीरे और उन्होंने शिक्षा को ग्रहण किया, उन्होंने अपने महत्व को समझा, अपने अस्तित्व को समझा, तो उन्होंने इसका विरोध किया और धीरे धीरे वो जो टॉर्चर का, यानी कि जो टॉर्चर का जो रिश्ता हुआ करता था सास बहू में, वो धीरे धीरे ढीला पड़ता चला गया। लड़कियों ने अपना स्वर मुखर किया, अपनी बात को बड़ी मुखरता से कहना शुरू किया, विरोध करना शुरू किया, अपने हक की लड़ाई करना शुरू किया और धीरे धीरे जो है रिश्तों में सुधार होना शुरू हुआ। वैसे ज्ञान तो अपने आप में ही मुक्ति का कारण है, किंतु नई शिक्षा ने इससे भी बड़ा काम यह किया कि पढ़ लिख कर लड़कियां जीवन के व्यापक कार्य क्षेत्र में आईं। विद्यालयों में एक और यदि वे लड़कों के संपर्क में आईं तो विद्यालयों से निकलकर अध्यापन, डॉक्टरी, वकालत वगैरह का पेशा अपनाकर उन्होंने व्यापक समाज के साथ अपना संबंध स्थापित किया। पुरुष और स्त्री के सहयोग से समाज का सदियों पुराना जीर्ण शीर्ण पर्दा फट गया, दुराव कुछ कम हुआ और आपस में एक ऊंचे स्तर की समझ बूझ का भाव पैदा हुआ। मुक्त नारी में मुक्त पुरुष को अभिनव सौंदर्य का दर्शन हुआ। देखिए, मुक्त नारी में पुरुष को अभिनव सौंदर्य का दर्शन हुआ। नारी के मुक्त मन में पुरुष को स्पृढ़ीय भाव संपदा का परिचय मिला और इस तरह नारी की मुक्ति में उसे अपनी मुक्ति का द्वार दिखाई देने लगा। पुरुष और स्त्री के बीच का पुराना तनाव कुछ कम हुआ और पारस्परिक विचार विनिमय के आधार पर उच्चतर स्वभाव विकसित होने लगा। विचार मिलने जुलने से ही मेलजोल बढ़ता है, गलतफहमियां दूर होती हैं, परिचय बढ़ता है और फिर उस बीच यथोचित रागात्मक संबंध का उदय होता है। सामाजिक जीवन के साथ ही स्त्रियों ने इस युग में राजनीतिक आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। यानी कि अब देखिए, वो राजनीति में भी आना शुरू हो गई। कांग्रेस के आंदोलन में काफ़ी स्त्रियों ने योग दिया। उन्होंने दुकानों पर पिकेटिंग
की सार्वजनिक सभाओं में भाग लिया, मंच से ओजस्वी भाषण दिए, वे जुलूसों में निकली और उन्होंने लाठियों का वार भी झेला और अंत में वे जेल भी गईं। इस तरह वे घर से बाहर आईं और बाहर आकर उन्होंने अपनी शक्ति का परिचय दिया कि देखिए हम लोग भी कुछ हैं। इन तमाम बातों का असर कविता पर भी पड़ा। अब जब सामाजिक परिवर्तन होता है तो साहित्यिक परिवर्तन भी होता है। समाज का जैसी दिशा होती है आपके साहित्य की भी वैसी दिशा बन पड़ती है। उसी प्रकार से लिखना, पढ़ना, विरोध करना, समर्थन करना भी चलता रहता है। इसलिए साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया। नारी के प्रति पहले जो दया का भाव था वह बदल गया। इस युग में नारी ने पुरुष की दया के स्थान पर अपने हक का अधिकार मांगना शुरू कर दिया। अब वो दया के पात्र नहीं है कि चलो दे दो, इनको खाने पीने को दे दो, ये कर दो, वो कर दो, नहीं। अब स्त्रियां स्वावलंबी होना शुरू हो गई, उनमें स्वाभिमान की भावना जागृत हो गई। उन्हें अपने अधिकारों को अपने अधिकारों का बोध होने लगा, सहज बोध होने लगा और वो अपने अधिकारों के लिए आगे बढ़ कर के आई और बड़ी मुखरता से अपने अधिकारों को आज तक हासिल करती आ रही हैं। इस अधिकार भावना ने नारी पुरुष के बीच कहीं समानता का भाव पैदा किया, कहीं स्पर्धा का भाव और कहीं उसकी शक्ति स्वीकार का भाव। कुल मिलाकर भिक्षारणी अब मानसिक रूप से स्वामिनी बनी। एक उदाहरण में यह बात स्पष्ट हो सकती है कि यदि विधवा संबंधी द्विवेदी युग और छायावादी युग की दो कविताएं तथा कहानियां ले ली जाएं तो दोनों युगों का अंतर साफ हो जाएगा। आप द्विवेदी युग की दो कविताएं ले लीजिए और दो कविताएं आप छायावाद युग की ले लीजिए तो पूरी पिक्चर आपको स्पष्ट दिखाई देगी। सुधार युग के नेता विधवा की समस्या का सबसे बड़ा हल विवाह समझते थे। इसमें विधवा को खाना कपड़ा का जोग जुटाने का भाव तो था, लेकिन उसमें नारी स्वतंत्रता स्वीकार करने का भाव न था। इसलिए विवाह के लिए पुरुष को तैयार करते समय प्रायः बाल विधवा होने का तर्क दिया जाता था। उन लोगों के अनुसार पुनर्जन्म का अधिकार बाल विधवा को विशेष रूप से था, क्योंकि पवित्रता का सेहरा उसी के सिर बंधा होता था। इस धारणा का पर्दाफाश आगे चलकर शरत चंद्र जैसे लोगों ने किया। लीला रानी गंगोपाध्याय को एक पत्र में शरद बाबू लिखते हैं, देखिए दोस्तों कितनी पवित्रता का जो दंभ है ये पुरुषों के द्वारा महिलाओं पर लगाया जाता है। जानते हैं पहले समाज में ये होता था कि पुरुष पवित्र हमेशा रहता था, मलिन या अपवित्र स्त्रियां होती थी, अगर वो किसी से शारीरिक संबंध बना लेती थी उन्हें अपवित्र मान लिया जाता था। यहाँ तक कि अभी भी ये दूषित मानसिकता हमारे समाज में अपना पैर पसारे हुए है। यहाँ लोग इसे गलत समझते हैं। ये तो सोचो पहले तो और था, जब कोई महिला विधवा हो जाती थी उसकी शादी में बड़ी दिक्कतें आती थी तो लोगों को ये झूठ बोलना पड़ता था कि नहीं ये बचपन में थी तो इनके पति की मृत्यु हो गई तभी से विधवा है, तो आप शादी कर लीजिए। नहीं, तब ये बताना पड़ता था कि अभी जो है इनके साथ संभोग नहीं स्थापित किया गया है, ये महिला पवित्र है। यानी कि अगर जिस्मानी रूप से कोई महिला किसी पुरुष के साथ संभोग करती थी तो उसको अपवित्र कह दिया जाता था, लोग उससे शादी करने को तैयार नहीं होते थे। इसीलिए समाज को, माँ बाप को झूठ बोलना पड़ता था कि मेरी बेटी बचपन में ही विधवा है, जबकि पुरुष चाहे 10 स्त्रियों या लड़कियों के साथ संबंध बना ले उस पर कोई आँच नहीं आती। इवन आज भी अगर देखा जाए तो लगभग चीज़ें मात्रात्मक रूप से कम ज़्यादा हो सकती हैं, पर अभी भी स्थिति कुछ स्तर तक यही बनी हुई है, क्योंकि जहाँ शिक्षा का अभाव है अभी भी उनकी मानसिकता द्विवेदी युगीन मानसिकता या उससे भी कहीं बदतर मानसिकता बनी हुई है। तो अब जैसे स्त्रियों को ये कहा जाता है कि तुम बाहर मत जाओ, यानी कि आज भी देखेंगे पढ़ी लिखी स्त्रियाँ भी पुरुषों के दबाव में हैं। उन्हें ये बता दिया गया है कि आपको ये मानना है, मानना आपके पति हैं, स्वामी हैं, फलाना है, ढिमकाना। आज भी व्रत रखती हैं, हाँ, न जाने कौन कौन सा व्रत, क्या बोलते हैं उसको, करवा चौथ का व्रत। तो आज भी ये जो है सोचती हैं कि इससे हमारे पति की उम्र लंबी हो जाएगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। पति तो नहीं रखता, पत्नी को रखना पड़ता है। पत्नी औरतों को श्रृंगार करना पड़ता है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ सुंदरता का साधन समझा जाता है, संभोग की वस्तु समझी जाती है। चलो यूज़ करो, उपभोग करो, पैसा देते रहो, खाते पीते रहो, इनसे बच्चे पैदा करो। जबकि स्त्रियों को, लड़कियों को, महिलाओं को उनका जो वास्तविक अधिकार है वो मिल नहीं पा रहा। उसके पीछे कारण है कहीं न कहीं अभी भी
और लड़कियों को वो बेहतर शिक्षा नहीं मिल पा रही है जो उन्हें चाहिए। अभी भी उन्हें जैसे फेमिनिज्म पढ़ाया जाना चाहिए, काफ़ी बचपन से वो पढ़ाया ही नहीं जाता। तो जो हायर एजुकेशन में जाते हैं वही जो है इस स्तर तक पहुंच पाते हैं, तब तक वो भी लेट हो चुके होते हैं, क्योंकि जो बचपन की मानसिकता होती है उसे हटा पाना केवल किताबी ज्ञान से थोड़ा सा कठिन होता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि पढ़े लिखे लोग भी इन चीज़ों का विरोध नहीं कर पा रहे हैं, उनके सामने समस्या होती है। तो लड़कियों को हर स्तर पे दबाया जाता है। आज भी कहा जाता है कि तुम अपने भाई की मानो, अपने बाप की मानो, ये करो वो करो। लड़कियां आज भी दबी दबी रहती हैं। तो ये शिक्षा जब तक नहीं आएगी उनमें, तो वो कैसे अपनी बात, अपने अधिकारों को जो है प्रमुखता से हमारे सामने मुखर रूप में रख पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उन्हें शिक्षा जो है काफ़ी बचपन से ही दी जानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी जो भी है, और ये फेमिनिज्म कहता भी है। तो अब यही था उस समय। तो पवित्रता का जो सेहरा है वो महिलाओं के ही नाम पर पड़ता है। जैसे पुरुष चाहे 2-4 महिला से संबंध बना ले, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्त्री अगर एक बार बदनाम हो गई, तथाकथित रूप से बदनाम हो गई, तो उससे शादी करने के लिए कोई तैयार ही नहीं होता। लोग सोचते हैं तो अपवित्र हो गई, इसके साथ किसी ने संबंध बना लिया है। तो ये परेशानी बनी रहती, जबकि पुरुष के लिए ऐसा क्यों नहीं होता। पुरुष भी तो अगर किसी के साथ संबंध बनाता है तो भी तो अपवित्र हो जाता है, उसको भी किसी से शादी नहीं करने देना चाहिए। पर अब महिलाएं समझ रही हैं, लड़कियां समझ रही हैं, उनमें भी चेतना का भाव जागृत हो रहा है। तो ठीक है। तो शरद चंद्र बाबू ने क्या लिखा कि तुमसे एक प्रश्न और करूंगा। अब देखिए जो है, लीला रानी गंगोपाध्याय को एक पत्र में शरद चंद्र बाबू लिखते हैं, एक उपन्यासकार थे, वो लिखते क्या है देखिए कि तुमसे एक प्रश्न और करूंगा, तुमसे एक प्रश्न और करूंगा, जिस विधवा ने पति को जाना नहीं, पहचाना नहीं, लेकिन जिसने एक बार जाना है, पहचाना है, अर्थात जो 16-17 वर्ष की उम्र में विधवा हुई, उसे क्या अपने लंबे जीवन में और किसी को प्यार करने या ब्याह करने का अधिकार नहीं है? और अगर ऐसा है तो क्यों नहीं है? जरा सोच देखने पर पता चल जाएगा कि इसमें यही संस्कार छिपा हुआ है कि स्त्री पति की वस्तु है। स्त्री क्या है? पति की वस्तु है। अगर कोई महिला विधवा हो जाती थी तो उनको शादी करने का अधिकार नहीं था। इससे क्या पता चलता है? इससे यही पता चलता है ना कि वो केवल अपनी वस्तु समझते हैं, उन्हें इंसान नहीं समझते। स्त्री के रूप में नारी की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। हेम संशय के अंदर दिन बिता रही है, जिसमें दृढ़ता नहीं है, उसके लिए क्या बंधन ही अच्छा नहीं है? बंधन केवल तभी अच्छा होगा जब इस प्रश्न का अंतिम निर्णय हो जाएगा कि विवाह ही नारी के लिए सर्वश्रेष्ठ श्रेय है। लेकिन मैंने कहीं भी विधवा विवाह नहीं कराया है, और यह बात तुम्हें विचित्र लग सकती है। बाल वैवध्य के आधार पर विधवा को पवित्र मानने की यह भावना द्विवेदी युग में ही न थी, बल्कि उसका प्रभाव छायावाद के आरंभिक दिनों तक था। निराला की प्रायः उद्धृत की जाने वाली कविता विधवा, जो कि 1919 में लिखी गई थी, निराला जी की एक कविता विधवा है जो 1919 में लिखी गई थी, में यही मनोवृत्ति है। निराला ने जिस विधवा को इष्ट देव के मंदिर की पूजा से पवित्र कहा है, उसने अपना मध्य सुहाग दर्पण में देखा था। बस एक बार बिंबित अपना जीवन धन। पति के साथ कुछ वर्ष बिताकर विधवा होने वाली नारी को इष्ट देव के मंदिर की पूजा से पवित्र कहने का साहस उस समय स्वयं निराला को भी न था। इसे उस युग में नारी संबंधी दृष्टिकोण का ही प्रभाव समझा जाना चाहिए। शरद बाबू ने इसीलिए लीला रानी की कहानी के माध्यम से इस प्रवृत्ति का विरोध किया है, और फिर उन्होंने स्वयं विधवा विवाह न करवाने की जो बात लिखी है, उसके मूल में भी वही प्रतिक्रिया है। आखिर विधवा विवाह क्यों? किस बाल विधवा विवाह से यदि एक पुरुष ने विवाह कर लिया तो क्या होगा? उस पुरुष ने आखिर कौन सा बड़ा काम कर दिया? विवाह तो उसने तभी किया जब प्रमाणित हो गया कि लड़की अनाघात्र पुष्प और अनास्वादित मधु की तरह विशुद्ध है। इतने बड़े प्रमाण पत्र के बाद भी उसने किसी सहज स्नेह के कारण उससे पत्नी रूप में अंगीकार नहीं किया, बल्कि समाज की दृष्टि में उसे अपनाकर उस पर, अपने माता पिता पर तथा समाज पर बहुत बड़ा एहसान किया, और स्वयं बड़े बड़े समाज सुधारक होने का गौरव ले लिया। स्वयं तो इतना बड़ा गौरव लिया कि उसके बदले उस नारी को दिया क्या? उसके पाँव में दास्तां की वही पुरानी जंजीर। सोचिए दोस्तों
कि विधवा विवाह मतलब पहले उसने प्रमाणित कर लिया, कहीं इसके शरीर का रसास्वादन तो नहीं हुआ है, कहीं इसके साथ किसी ने सब कुछ तो नहीं किया। तब पूरा प्रमाण लेने के बाद तब वो शादी करता है, और ऊपर से वो भी लगता है कि बहुत बड़ा सुधारक है, उसने बहुत बड़ा कार्य कर दिया है। तो ऐसी गृह मानसिकता तब थी। धर्म यानी कि समाज सुधारक होने का उसने तमगा भी ले लिया, और पूरे प्रमाण के साथ स्त्री को जो है पत्नी बनाया। तो फिर उसने कौन सा उपकार किया, उसने कौन सी मानवता दिखाई। पर ये धीरे धीरे विलुप्त होता गया। लोगों की मानसिकता संकीर्णता की तरफ नहीं, लोग चेतना की तरफ बढ़ते रहे, प्रबुद्ध चेतना आती रही, लोग बुद्धिजीवी होते चले गए, और साहित्य के क्षेत्र में भी विकास होता चला गया। स्त्रियों को साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान मिलता चला गया। दोस्तों बस यही सब है, और मैं आपको आगे भी बताऊंगा अगले वीडियो में, छायावाद का जब अगला वीडियो होगा। पर आप मोटी मोटा समझते रहिए, पढ़ते लिखते रहिए, और अगर आप लड़की हैं तो अपना ध्यान रखिए। इसमें मत डरिए कि जैसे कहते हैं पति कहता होगा आप ये करिए वो करिए, ये पहनो ये करो, अभी मत जाओ यहाँ मत जाओ। अगर आप चाहें तो विरोध कर सकते हैं, मानव होने के नाते, मानव चेतना को के नाते आप विरोध कर सकते हैं। खैर, विरोध इतना मुखर न हो कि संबंधों में थोड़ा सा खटास आए, पर अपने अस्तित्व को, जिस दिन अस्तित्व को आप समझ लेंगे उस दिन ज़रूर आप ऐसा करेंगे। तो ठीक है, छायावाद ने महिलाओं को, स्त्रियों को एक नई पहचान दी, एक नई जान दी, उनकी शक्ति का आभास कराया, परिचय कराया उनसे। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार।